बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम्स यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइरा नियाज़। और यहाँ पर कैसे बिकता है, कितना बिकता है, कितना झूठ और कितना सच बिकता है, और लाहौर की कारोबारी दुनिया जो है वो कहाँ तक पहुँची है, ये सब जानने के लिए मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी रियल एस्टेट कुछ एजेंट्स से, जो कि हमें बताएंगे कि रियल एस्टेट के कारोबार में इस वक्त जो है वो बूम कहाँ पर मौजूद है और किस कदर जो है वो रियल एस्टेट का काम जो है वो वर्किंग कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है अतीक चौधरी साहब, मलिक सदाकत साहब। आप दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप बहरिया टाउन में बेसिकली काम करते हैं, बहरिया टाउन में सरमायाकारी जो है कितनी कारआमद है? बहरिया टाउन पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक आम आदमी को गोल्ड लिविंग स्टैंडर्ड दिया गया। यहाँ पे आप कंपैरेटिवली लाहौर के किसी भी इलाके से देख लें तो जिस तरह की यहाँ की डेवलपमेंट है, इवन डीएचए में भी वैसी डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे प्लॉट 10 लाख प्लॉट 60 लाख से लेके 1,40,000 रुपये तक, 1,40,00,000 रुपये तक है, जो अगर पर मरला एवरेज करें तो 6 लाख रुपये पर मरला तो किसी गांव में भी नहीं मिलता, मगर बहरिया टाउन में मौजूद है। यानी आपके कहने का मकसद यह है कि बहरिया टाउन सस्ता तरीन है लाहौर में? लाहौर में सबसे सस्ता तरीन और सबसे लेविश बहरिया टाउन है। अच्छा। इवन आप डीएचए से कंपैरेटिवली आप डीएचए से इसकी डेवलपमेंट देख लें तो आप इसे बेहतर पाएंगे। इवन डीएचए में यहाँ हमारे लाहौर में जो सोसाइटीज देखी जाती हैं वो डीएचए या बहरिया टाउन को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो मतलब यहाँ पे रिहाइश के लिए अगर आते हैं तो सबसे सस्ती रिहाइश जो है, अगर एक लेविश उन्हें स्टैंडर्ड चाहिए वो यहाँ पे बहरिया टाउन में मिलेगा उन्हें। और एशिया की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी वो बहरिया टाउन है। लगभग कुछ 4,500 एकड़ पे ये फैला हुआ है। और इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी पाकिस्तान में होना, भाई एशिया की पूरी दुनिया में इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी कोई नहीं होगी। ठीक है, और बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से क्राइम रेट आप इधर का देख लें, ठीक है, और हर लिहाज से जो है कि बहरिया टाउन ऊपर है। चाहिए मैं आपका पॉइंट ऑफ लेना चाहूंगी, क्या समझते हैं करनी चाहिए सरमायाकारी बहरिया टाउन? सरमायाकारी तो रियल एस्टेट में कहीं भी कर लें तो वो कारआमद होती है, तो बहरिया में तो इस हवाले से बेहतर है जी। बहरिया टाउन का स्टैंडर्ड जो है वो कोई भी सोसाइटी मीट नहीं कर पाती। अच्छा। लेकिन कुछ फ्लॉज भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज में होती हैं कमियां, अगर उनको ना देखा जाए, इग्नोर भी कर दें, तो फिर भी उस हवाले से भी जो है ना वो ये सोसाइटी सबसे बेहतर है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आपका प्लॉट जाता कहीं नहीं। लेकिन सिर्फ मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब भी प्लॉट लें, किसी भी सोसाइटी में लें, प्लॉट देखें और प्लॉट लें। फाइलों के काम में मत जाएं, चाहे वो बहरिया टाउन है चाहे वो कोई और सोसाइटी है, वहां पे आप नुकसान कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हमारे आते हैं बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और वो ये हमारा जो है ना वो आप कह लें बैकबोन है कि वो जितनी भी रेमिटेंस हमें आती है पूरे मुल्क में वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही बेचता है, और वो रियल एस्टेट में बेचता है। वो कोई इंडस्ट्री के लिए नहीं बेचता, क्योंकि वो बाहर बैठा वो इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकता। और जब वो बेचता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर देखना चाहता है। तो सिक्योर देखने के लिए उसे जो है ना वो सोसाइटी चाहिए कि मैं 20 साल बाद भी आऊँ तो मेरा प्लॉट मौके पर मौजूद हो, मुझे मिल जाए, कोई कब्जा ना हो जाए, कोई मेरा ये ना मसला हो कि मेरे पेपर जो है ना वो ठीक नहीं है। तो इस हवाले से बहरिया टाउन जो है ना वो उसको हर किस्म की सिक्योरिटी देता है कि आपका प्लॉट जो है वो हम उसकी केयर करेंगे जब तक आप नहीं आते, जब तक आप नहीं बनाते, जब तक पोजीशन नहीं लेते। लेकिन उस हवाले से प्रॉपर्टी के हवाले से बहरिया टाउन एक सेफ इन्वेस्टमेंट है हर हवाले से। लेकिन ये काम तो बहरिया टाउन के अंदर भी होता रहा है कि ऑन ग्राउंड मौके पे चीज जो है वो मौजूद नहीं होती, फाइलों पे चीज। मैंने पहली बात ये कही कि आप प्लॉट देखें और प्लॉट बाय करें। फाइल के काम में जो है ना वो मत जाएं। फाइल, आप बहरिया फाइल भी देता ही नहीं है। बहरिया एक जमाने में फाइल देता था, सेक्टर सी के जमाने में, उसके बाद सेक्टर फेज 4 बदनाम हो गया ना, फिर देना बंद कर दिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बदनाम हो गया। कुछ लोगों को डिलीवर नहीं हुआ, सबको डिलीवर नहीं हुआ। जो आज एहतजाज हो रहे हैं, जो स्पोर्ट सिटी कराची में एहतजाज हो रहे हैं, डिलीवर नहीं हुआ, तो वो तो एक है सिलसिला, वो मसला है। लेकिन वही सजेशन वही कि आप प्लॉट बाय करें देख के। जब एक बार बाय कर लें उसके बाद आपका प्लॉट कहीं नहीं जाता, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल होती रहेगी। तो थ्रू टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो यही है कि आपके प्लॉट की, कि आपका माइंड की, कि मेरे प्लॉट पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जिस सोसाइटी में मेरा प्लॉट पड़ा है वो मेरी जमानत है कि मेरा प्लॉट जो सिक्योर है। और मेरे पास तो वो इन्वेस्टर, वो क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि यह ऐसी सोसाइटी तो कनाडा में भी नहीं है, ऐसी सोसाइटी तो हमने वहां पे भी नहीं देखी जो हमने यहाँ पे देखी है, और वो यहाँ रहते भी हैं, खुश हैं। अच्छा, जैसे कि सदाकत साहब इन्होंने बात की कि कब्जा हो जाता है, क्या सोसाइटीज जो वेल स्टेबल होती हैं, सोसाइटीज जो होती हैं, क्या उनके अंदर भी कब्जे हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं। आपको डीएचए में आज से 7 साल पहले 862 केसेस थे डीएचए के। आप जो बढ़ के तादाद, अब क्योंकि उनका बाद में फेज 7 आया और 9-10 आया, तो अब तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई होगी। मैं आपको 7 साल पहले की फिगर बता रहा हूँ, 862 केसेस थे डीएचए में, और एलडीए में तो बेशुमार हैं, उसकी तो खैर हम कर ही नहीं सकते।
और बहरिया टाउन में बिल्कुल भी आज तक एक भी बहरिया की हिस्ट्री में ये हो कि किसी के प्लॉट पे कब्जा हो गया हो, ये आज तक नहीं हुआ बहरिया में। ना किसी पे मतलब कब्जा घर पे, और इवन के यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि किराएदार है ना, उसको भी बहरिया की सिक्योरिटी जो है ना, अगर कोई किराएदार कब्जा करता है बहरिया की सिक्योरिटी खाली करवा के देते। अच्छा, आपने शुरू में एक चीज कही थी कि यहाँ पर 6 लाख रुपए पर मरला जमीन मिल रही है, तो इतनी सस्ती जमीन के बावजूद जो है वो मतवसत तबका तो आपके पास बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता आप? हाँ, वो इस हवाले से नहीं खरीद सकता कि अब क्योंकि शहर में कटिंग छोटी हो गई, 2-2, 3-3 मरले के जो है ना, यहाँ पे जरा कैटेगराइज है कि 5 मरला 10 मरला, वहां पे जरा वो हटके हो जाता है, किसी ने 2 मरला लेना, किसी ने 3 मरला लेना। मगर अगर हम वो पर मरला के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ती सोसाइटी तो बहरिया ही बनती है। तो अभी ओवरऑल जो है वो प्रॉपर्टी का काम बेहतर चल रहा है? बहुत बेहतर चल रहा है माशाल्लाह। ये जो उन्होंने एमनेस्टी दी उससे बड़ा फायदा हुआ, और ये भी अपील है हमारी कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे 60-62 इंडस्ट्रीज चल रही हैं इस टाइम। ठीक है, सर्कुलेशन आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज भी जब से इन्होंने एमनेस्टी दी है, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हुई है हर लिहाज से, जो है कि जो है इनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो बेहतर हुए हैं, और 60 इंडस्ट्री चल रही है इस टाइम ना, और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये पहले आज से कोई हम जो लास्ट टाइम जो ये कोरोना है 1 साल पहले, ये बिल्कुल जाम होकर रह गया था। अब ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी रोजगार फैला हुआ है, और हमारी ये अपील है कि इसको बढ़ाया जाए मिनिस्ट्री को, और 2023 तक लेके जाया जाए इसे, ताकि इससे जो है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल होगा, और बाहर के मुल्क से लोग मतलब अपना सिक्योर पैसा जो है ना वो फील कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, वो यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं। सही। अच्छा सर, आप थोड़ा मुझे फाइल्स के मामले मतलब काफी चिड़े हुए लग रहे हैं मुझे कि फाइल से आपको थोड़ी मसला है। नहीं, आपने अभी ये जो सवाल, ये एक मेरा एक सवाल ये भी कि अक्सर ये होता है कि जमीन उतनी होती नहीं है जितनी उस पर फाइलें बना दी जाती हैं, और फाइलों की तादाद ज्यादा होती है, प्लॉट उतने अवेलेबल नहीं होते, और फाइल जो है वो हाथों हाथ कैसे बिक जाती है आगे? ये हर सोसाइटी में है, ये हर सोसाइटी में है। जो नहीं करता वो सक्सेसफुल है, वो भी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। बेसिकली वो सोसाइटी जिसको ये ज्यादा करती है, फाइल ज्यादा बेचने वाली, जिनके पास अपना पैसा नहीं है लगाने के लिए, थोड़ी सी पेमेंट है बयाना करके जमीन जो है वो कब्जा ले लिया है। नहीं, लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट कैसे करते हैं कि जी फाइल ले लो आके, प्लॉट तो आपके पास है नहीं? नहीं, हम अट्रैक्ट नहीं करते। मैं बहरिया टाउन की बात नहीं कर रही, मैं प्रॉपर्टी के कारोबार की बात कर रही हूँ। तो कैसे अट्रैक्ट किया जाए? मैं कर्ज करता हूँ कि वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना तब तक ठग भूखा नहीं मर सकता। एक मिसाल है। तो ये लालच जब वो देखते हैं कि सट्टाबाजी चलती है, रेट बढ़ते हैं और लोग अंधाधुंध इसमें दाखिल होते हैं। आज हम ये एक बॉटल है ना, तो ये बॉटल हम 5 रुपए की बेचने चले जाएंगे ना, कोई नहीं लेगा। और उनको ये पता चलेगा ना कि बॉटल 10 रुपए में नहीं मिल रही, वो 20 का भी खरीदार आ जाएगा। ये हमारी आवाम में मसला है। आप ये देखें कि जब ये कोरोना हुआ था, उसमें कोरोना में उन्होंने कहा ये ज़ख़ीरा दोज़ी जिस तरह शुरू हुई, आम आवाम ने वो एक इंजेक्शन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने वो लेकर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं अब कितने का हो जाना। बेसिकली वही लालच जो है, ठीक है, ये फाइलों में भी वही लालच लेके आता है लोगों को। हम बुलाते नहीं, लोग खुद आ जाते हैं, खुद आते हैं लोग। हम सबसे ये कहते हैं कि भाई ऑन ग्राउंड देखे, हम तो वैसे करते हैं, ऑन ग्राउंड का काम है, फाइलों का काम नहीं करते। तो हमसे मुराद मेरा जो डीलर बरादरी हमारा तबका ही है वो भी, तो उससे यही है कि वो लोग खुद आते हैं और वो उनको बावजूद रोकने के कई ऐसे वाकयात हुए हैं जब हमने उन्हें रोका कि भाई यहाँ पे ना लो ना लो, वो कहते हैं यार तुम्हें क्या, हमें ले दो, हमें ले दो। ये 3 दिनों में 4 लाख बढ़ गया, ये अगले हफ्ते तक जो है ना ये 15 लाख पे चली जाएगी। यही चीज थी नाज़रीन जो मैं पूछना चाह रही थी कि ये 4 लाख बेसिकली बढ़ कैसे जाता है। हाँ। अब बहुत सी सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिनसे आप भी बाखूबी वाकिफ होंगे, जो जिसपे एक फाइल बंदा खरीदता है, जी आज 1 लाख की फाइल है और तू मेरे को लाला 2 लाख का रेट जा रहा है अगले महीने। हाँ, तो ये रेट कौन तय करता है? बेसिकली कहाँ से रेट्स तय होते हैं? ये मैं यही आपको कह रहा हूँ कि डीलर जो है ना, डीलर्स ही करते हैं। ये एक तबका बना होता है, एक वो ये एक आप इसे फील्डिंग भी कह सकते हैं कि फील्डिंग लग जाती है कि उन्होंने 10 फाइल्स हैं तो उन्होंने जी एक मार्केट में फेंक दी, 9 अपने पास रख ली और 9 और मांगनी शुरू कर दी। है तो टोटल 10 फाइल, ठीक है। अब आपको भी कॉल चलेगी, उनको भी चलेगी, इनको भी चलेगी, मुझे भी कॉल चलेगी, मैं भी फाइल ढूंढनी शुरू कर दूंगा, मैं अगले को बताऊंगा, अगला अगले को बताएगा। इस तरह से एक रिक्वायरमेंट जो है ना जैसे ही फैलेगी वो अपनी 9 फाइलें बेचेगा, ठीक है। वो 4 लाख वाला रेट 50,000 पे आ जाएगा, वो अपने पैसे लेके निकल गया, ठीक है। बाकी के 9 बंदे वो मर गए। मजीद पैसे किस तरह से बनाने हैं, किन किन स्कीमों के जरिए जो है ना ये डीलर्स पैसे अपने बनाते हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
हमारी बात हो रही थी कि ये किस तरह से कौन सी स्कीमें जो है ना वो यूज करते हुए फाइल के थ्रू जो पैसा बनाया जाता है, क्या समझते हैं कैसे ये रेट्स तय होते हैं फाइल्स के? मैं मलिक साहब की पहली बात से तो एग्री करता हूँ कि ठीक है कि फाइल जो आती है तो इसी तरह से कुछ फाइल जो है ना वो होल्ड कर ली जाती हैं, उसके बाद रेट को जो है ना वो बूम दिया जाता है मार्केट से डिमांड कर करके। तो जैसे ही मार्केट में डिमांड तलब आ जाती है तो ऐसा मतलब मार्केट में डिमांड कैसे डिमांड मतलब ये ऐसे आती है कि आपने एक चीज देखी, हम अब रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं तो हमें तो पता है कि हमारे पास जो क्लाइंट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि ऐसे पैसे लगाएं कि हमें पैसे बढ़े। वो देख रहे हैं कि जी ये चीज आई है तो उसका रेट कल 2 लाख रुपया था, आज 2.25 लाख रुपए में बाहर आ रहा है, डिमांड आ रही है लेकिन फाइल नहीं मिल रही। तो मैं आपसे कहता हूँ जी कि 2.5 लाख रुपए मिल रही है, फर्ज करें, तो वो कहता है मुझे ले दे, मुझे लग रहा है कि 3 लाख रुपए जाएगी, मुझे लग रहा है, मुझे फाइल नहीं मिल रही ना, मार्केट में फाइल नहीं मिल रही। अच्छा। हर जगह से बाहर आ रहा है लेकिन फाइल नहीं मिल रही। मेरी प्रेजेंटेशन ही ऐसी होगी कि आप जो है ना वो पैसे लगाए बगैर रह नहीं सकेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने आपको कहना है कॉल करके कितने पैसे पड़े हुए, आपने कहना जी 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैंने कहना ये 2 फाइलें ले लो। ठीक है, ये परसों 2 लाख पे थी, आज 2.5 लाख पे है, और ये 3, 4, 5 दिन बाद ना मुझे लग रहा है कि ये 3, 3.5 पे चली जानी है। ठीक है, आपको फौरी तौर पे लालच ने आपको अंधा करना और आपके जहन में है ना कि ये 5 लाख जो है वो हफ्ते बाद मेरा 6 लाख हो रहा है तो मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूं। नुकसान तो जहन में आना ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं नुकसान आपको कि भाई इसमें नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, हर जगह पे ऐसा नहीं है। आपने लालच किया है वैसे कि मैं भी जरा कुछ 4 पैसे बना लूं अपने? नहीं, लालच तो आता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा लालच क्या है, हमारा लालच क्या है, हमने अगर कोई चीज बाय की है तो वो बढ़ रही है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हमें चाहिए कि प्रॉफिट टेक, और हम ले रहे हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, तो हम उसको नहीं बेच रहे कि ये मजीद बढ़ेगा। वो मजीद नहीं बढ़ता, हमारा लालच है वो मजीद नहीं बढ़ता, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो हम बेच देते हैं। पहले अगर हमें ज्यादा बच रहे होते हैं फिर कम बचते हैं, फिर बेच देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइल का काम सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम ही लोगों को जो है ना वो ट्रैक कर रहे हैं, हम ही उनको बता रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा। जो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं ना, जिनको प्लॉट चाहिए कि हमें 10 साल बाद मिल जाए, पैसे नहीं है देने के लिए, किस्तों में पैसे देने हैं, वो खुद कहते हैं हमें कोई वो चीज दें जो 2 लाख रुपए हमें अभी देना पड़े, 3 लाख अभी देना पड़े, और जो भी चीज 2 या 3 लाख रुपए एडवांस दे के आपने लेनी है और 6 साल या 5 साल में उसकी पेमेंट पे करनी है, वो चीज इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होती। वो बिल्डर या डेवलपर आपको डिलीवर नहीं कर सकता। अब भी बैरिया टाउन ने एक फेज दिया है, बैरिया ने पहले लैंड ली है, लैंड लेके तो उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। अब उन्होंने दिया है वो प्लॉट 35 लाख रुपए का, 33 का दिया, आई थिंक मार्केट में 35 का बिका है। अब उन्होंने कह दिया आप 11-12 लाख रुपए या 13 लाख रुपए फौरी दे दें और बाकी पैसों के लिए आपके पास जो है ना वो 6 महीने का या साल का टाइम है, हम आपको साल के अंदर डिलीवर करके देंगे। वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। अब जो बंदा साल में पैसे दे सकता है वो कहता है यार मैंने 1 साल में देने हैं तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, अगर अभी भी दे सकता हूँ तो फिर मेरे पास पूरे पैसे हैं, फिर मैं वहां पे जाकर 25 वाला भी ले सकता हूँ 5 मरले का। जिसने लेना है किस्तों पे 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे के वो खुद आता है कि मुझे फाइल चाहिए, और उसका फायदा उठाती है सोसाइटी फायदा उठाती है कि मेरे पास 1000 प्लॉट की जगह 10,000 बेचो, ये पैसे तो इकट्ठे करो ना, जमीन की पेमेंट करो, डेवलपमेंट स्टार्ट करो, जितने हो जाएंगे बाकियों से लेके बाकी मर्ज कर लेंगे, खत्म कर देंगे, रेट ही नहीं बढ़ेगा। जब रेट ही नहीं बढ़ेगा तो वो चीज जो बेची थी 2 साल पहले 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके, वो 2-3 साल के बाद भी वहीं पे है, तो उसी में बाय बैक कर ले, 2 साल पैसे यूज कर लिए, लेने वाले को तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बाद को नुकसान भी हो जाता है। बैरिया टाउन ने फेज 4 बेचा था 4 साल पहले 2016 में, 51 का प्लॉट बेचा था किस्तों पे। जिन लोगों ने किस्तों पे वो प्लॉट लिया 3 साल में या 2.5 साल में किस्तें पे की, आज वो प्लॉट बेचते हैं 45 का, उनको तो 6 लाख लॉस है, लेकिन जिसको पेमेंट चाहिए वो ले लेता है। लॉस क्यों है कि वहां पे इतनी बड़ी वो डेवलपमेंट कर दी है 5,000 5,500 प्लॉट की कि वहां रहने के लिए भी लोग नहीं गए, लोग रहने के लिए भी नहीं जाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा रेट, आपको डिमांड एंड सप्लाई पे रेट बढ़ता है। अब ये मिसाल ले लें, आप इतिहाल टाउन आया, उन्होंने जितना प्लॉट था उतना बेचा और प्लॉट का रेट फिर भी बढ़ गया, क्यों? वहां पे डिमांड थी कि वापडा टाउन से निकल के कोई सोसाइटी ऐसी चीज नहीं थी, डिलीवरेंस भी थी, वापडा टाउन से निकल के कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी जो पास भी हो और आपको जो है ना वो डिलीवर भी कर दे। उन्होंने उतना प्लॉट बेचा, आज आप देख लें 12 से 15 लाख रुपए प्लॉट पे ओन है, कोई फाइल का सिस्टम नहीं है, वहां भी लोगों को फायदा हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइल ही बेचेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा, प्लॉटों में भी आपको फायदा है, आप वहां पे प्लॉट लें आपको फायदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग इन माय माइंड, कि अभी आपने बोला कि प्लॉट लें,
प्लॉट तो 2 लाख पर या 2.5 लाख पर या 3 लाख पर कोई दे नहीं रहा। सॉरी टू से, मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो मेरे नाज़रीन को भी बताइएगा। ठीक है। दूसरी वो बात कि मेरे देखने वाले या बहुत से ऐसे लोग जो मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने इसलिए प्लॉट ले लिया है कि वो कारोबारी लोग तो है नहीं, मुलाजमत पेशा लोग हैं जो अपना घर का चूल्हा तत्ता कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास उतने वसाइल नहीं है कि वो प्लॉट खरीद सके। तो उनके लिए आजकल यही स्कीमें निकली हुई हैं कि आप 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए पेमेंट करें और मंथली जो भी किस्त होती है वो देते रहें। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उनके पैसे डूब रहे हैं? वो गलत तब कर रहे हैं जब वो सोसाइटी जो भी है जिसमें भी बाय कर रहे हैं उसकी वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। एलडीए चीख रहा है कि कोई भी चीज बाय करने से पहले यहाँ से चेक करें कि इनके पास एनओसी है, लैंड है। एलडीए चीखता क्यों है? एलडीए उसके ऊपर एलिगेशंस क्यों नहीं लगाएगा? एलडीए तो लगाता है। इलीगल सोसाइटीज की जो है वो बकायदा पब्लिसिटी भी हो रही होती है। अभी भी ऐड लगाया, एलडीए ऐड लगाता है, सोसाइटी का लगाता है। लेकिन बात फिर वही है कि अब एलडीए के मामला क्या है कि वो पहले लोग बना रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तब नहीं कोई भी आ रहा होता। उसके 2 महीने के बाद जब बिक जाता है या लोग ले चुके होते हैं, तब 2 महीने के बाद ऐड आ जाता है जी कि ये यहाँ पे बाइंग ना करें, यहाँ पे कोई भी खरीदो फरोख्त ना करें, नुकसान के आप खुद जिम्मेदार हो। अच्छा, एक सदाकत साहब, मैंने आप ही से बात करनी है। इन्होंने कहा कि एलडीए चीख रहा होता है। मैं नहीं मानती कि एलडीए की नाक के नीचे इतना फेक काम हो रहा हो और एलडीए सिर्फ चीखता रह जाए। क्या समझते हैं एलडीए का इन्फ्लुएंस होता है उन लोगों के साथ, मिले हुए होते हैं? बिल्कुल होता भी है, मगर एलडीए फॉर्मेलिटी के लिए ऐड भी लगाता है अखबार में, उसे फॉर्मेलिटी कह लीजिए आप, उसके जो लॉज हैं उसको वो ऐड भी लगाता, मगर लोग भी ऐड पढ़ते हुए ऐड, हम जैसे ही कोई ऐड किसी सोसाइटी के खिलाफ आता है ना। नहीं, एक मिनट, मैं फिर आपकी बात काटने लगी हूँ। मुझे ये बताएं कि वो बंदा जिन्हें 2.5 लाख रुपया देना है और किस्त देनी है, गरीब बंदा, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो अखबार पढ़े। ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना मैं, वो किसी ना किसी डीलर के साथ अटैच तो होता है, ठीक है। जब ये ऐड आता है ना तो डीलर्स के व्हाट्सएप पे हर जगह पे शेयर होना शुरू हो जाता है, उस बंदे तक ये खबर पहुंच जाती है, ठीक है, खबर उस तक पहुंच जाती है, उसके बावजूद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। मैं वही बात कर पहले वाले की प्रेजेंटेशन ऐसी देते हैं कि लोगों की बातों, लोग उसकी बातों में लालच अपने को नहीं छोड़ते। अगर आज को 5 साल के प्लान पे सोसाइटी दे रहा है, जितना महंगाई बढ़ रही है वो उसको ये लोगों को ये सोचना चाहिए कि जी जिस तरह कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़ रहे हैं, क्या ये 5 साल बाद डिलीवर कर पाएगा इन रेटों पे? अगर 35 लाख रुपए का आज को 5 मरले का प्लॉट दे रहा है तो वो 5 साल बाद तो वैसे ही जो है कि वो मतलब 60 लाख रुपए तो वैसे उसे घर में कॉस्ट कर रहा होता है वो प्लॉट, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएगा? वो बाद में मर्जिंग चलती है, माइनस पे आते हैं, नुकसान होता है लोगों को। इससे बेहतर ये जिस तरह इन्होंने 1 साल वाला कहा है, जो 1 साल वाला देगा वो डिलीवर करेगा, जो 5 साल वाला देगा ना आज के दौर में वो बड़ी मुश्किल से डिलीवर करेगा 25%, 30%, और वो भी डिलीवर करेगा भी लोगों से लेकर उधर लगाकर थोड़ा सा डिलीवर कर। अभी आप मिसाल दे रही थी, मिसाल देता हूँ मैं आपको। अल जलील गार्डन में मैंने 4 साल पहले एक फाइल बेची। मैंने किसी जाने वाले का, मेरा बजट थोड़ा है यार, मुझे ना कोई 2 लाख रुपए मरला चाहिए, 10 मरले का प्लॉट लिया 20 लाख रुपए का, उसकी डाउन पेमेंट 3-4 लाख रुपए थी, वो दे दी उन्होंने। वो बाकायदगी से, वो बंदा ड्राइवर था, 30,000 रुपया वो बाकायदगी से उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करता रहा। 4 साल के बाद वो मेरे पास आया जी कि उन्होंने तो 15 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए। मैंने कहा जी अब तो प्लॉट का रेट भी बढ़ गया, अब देने में ही फायदा है, अब तो ना दे रहे तो नुकसान है, आपकी फाइल तो वैसे ही माइनस में चली गई। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के पैसों में भी किस्तें करवा के वापस देना शुरू कर दी। अभी तक उनको मैप नहीं मिला कि मेरा प्लॉट कहाँ पे है, क्योंकि 35 लाख रुपए में 10 मरला देना पड़ रहा है जलील गार्डन को। जलील गार्डन ने अभी बेचा है 5 मरले का प्लॉट 25 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का, उनको 10 मरला देना पड़ रहा है 35 लाख रुपए में। अभी वो वहां पे टाइम लगाएगा कि मजीद पीछे कोई सस्ती जगह मिल जाए जहां पे मैं ये मैप काट के इनको दे दूं। अभी जो मेरे पास लैंड आ रही है, करीब करीब आ रही है, उनके लिए मैं वो उनको बेचूं मजीद ऊपर के रेट पे। ये न्यू लॉ सिटी की मिसाल ले लें, 2010 में आई थिंक आया था 99,000 99,000 पर मरला पे, उनको आज तक नहीं मिला। मतलब 5 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बहुत सस्ता बेचा था, अट्रैक्शन के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, उसी पैसे से लैंड बाय की, उसी पैसे से लैंड बाय करके उसको 13 लाख रुपए में 5 मरला बेचा, 25 पे बेचा, आज 35 पे बेचा। अच्छा, इतनी फेक सोसाइटीज आती हैं, उनके लोगों के पैसे भी मतलब घपले हो जाते हैं सबके साथ, इसके बावजूद नई सोसाइटी आके फिर घपला करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल आ जाती है और उनके तरीके। अच्छा, किसी सोसाइटी के लिए कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी सोसाइटी को बनाने के लिए ताकि उसके अंदर फ्रॉड का आंसर बहुत कम से कम हो? बस जमीन और डेवलपमेंट, 2 चीजें। क्योंकि एनओसी तो अभी बहुत इजीली मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा जी कि घर जो भी बनाना चाहता है, जो अपने पता 50 लाख घर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है ना वो अनाउंस किए हुए हैं, उस बेस के ऊपर उन्होंने कहा 1 विंडो ऑपरेशन पे जो है ना वो जमीन के एनओसी जो भी बनाना चाह रहा है सोसाइटी, उनको एनओसी। ये बात तो मतलब 4 महीने पहले की बात है, 1 विंडो ऑपरेशन हो रहा है। हाँ जी। क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, 1 विंडो पे काम हो रहा है?
हाँ जी, हो रहा है, मेरा ख्याल हो रहा है, क्योंकि अभी नहीं, बहुत सारी आपका ख्याल है या कोई एक हुआ भी है? क्योंकि एनओसी मिले हैं, सोसाइटी मिले हैं, और एनओसी मिलने की वजह से काम भी ज्यादा हुआ है। अच्छा, एनओसी की किसी भी सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू होती है उसकी? ये टेक्निकली बात है कि ये कुछ 17 के करीब एनओसी बनते हैं एक सोसाइटी के ना, ठीक है। तो वो अब तो इमरान खान साहब ने बड़ा वो आसान कर दिया, वरना तो जो पहले सिलसिला था उसमें तो एनओसी लेने के लिए बंदे को जो है ना वो बूढ़ा होना पड़ता था, और बहुत सारे पैसे भी लगाने पड़ते, बहुत सारे पैसे भी लगाने, फाइल के नीचे पहिए भी लगाने पड़ते थे। वो तो लाजमी, तो मलिक साहब वाला जो है अब मुहावरा वो तो जुबान से आम हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू भी जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमें बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने ज्वाइन किया है, जिनको काफी दस्तरस हासिल है प्रॉपर्टी के कारोबार में। जनाब का नाम है बिलाल महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट में फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है? फाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि आज से अगर हम 8 साल 10 साल पहले जाएं तो उस वक्त जिन लोगों ने फाइल बाय की उनको तो प्लॉट डिलीवर हुए, लेकिन ज़मीन ख़त्म होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा आने की वजह से बहरिया को लालच आ गया। उन्होंने दोबारा जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए उनमें उन्होंने इतनी फाइल बेच दी कि उनके पास उसकी लैंड ही मौजूद नहीं थी। बहरिया टाउन को लालच आ गई यानी? ऑब्वियसली उन्होंने इतनी ज़्यादा फाइल बेच दी जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो गया, लेकिन ज़्यादा होने की वजह से वो उसका रेट जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया और वो रद्दी हो गई। इसमें मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई बंदा इस वक्त बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट प्लान पे, अच्छा। तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें अपार्टमेंट बाय करें इंस्टॉलमेंट प्लान। अच्छा, यानी जो आप मौके पे घर से मौजूद निकाल के अपार्टमेंट में डाल रहे हैं बंदों को? ऑब्वियसली जब जगह नहीं है तो जो चीज मौजूद है वहां पे ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ना कि आप एक फाइल खरीद लें उसमें जगह मौजूद ना हो, 5 साल के बाद आप कहें कि जी मुझे तो प्लॉट ही नहीं मिला अभी तक, लेकिन अपार्टमेंट आपके पास मौजूद तो होगा ना, आप उसमें रह तो सकेंगे ना। अच्छा, अपार्टमेंट। चले मुझे ये बताएं कि मैं अपना ज़ाती अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ बहरिया टाउन में, मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास कोई 3 मिलियन होना चाहिए जो आप 3 मिलियन? मेरे नाज़रीन को बताइए 3 मिलियन होता कितना? 30 लाख? 30 लाख रुपए होना चाहिए जो आप कोई 3 साल की इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है। अच्छा। लेकिन आपको एक छत तो मिल जाएगी। डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी? 15 से 25% मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। 1 बेड का बता रहे हैं, 2 बेड का बता रहे हैं? जी, ये 1 बेड का। तो मतलब ये कि मैंने डाउन पेमेंट कर दी और जाकर आना शुरू कर दिया? नहीं, शुरू कर देखा ना, ये वाली बात आ गई ना बीच में। सारे लेकिन उस प्रोजेक्ट को आप फिजिकली जाकर देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट मौजूद है सामने। सर यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब लोगों को ऑन ग्राउंड बनी बनाई चीज यानी कहीं पर नहीं मिल सकती। चले हम अपार्टमेंट से निकल कर ये आते हैं कि अगर बहरिया टाउन में अपने प्लॉट लेना है तो आपके पास कितनी हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए कि आप जाके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, अपना घर बनाएं? यहाँ पे आपके पास कम से कम 5 मिलियन होना चाहिए, 50 लाख रुपए होना चाहिए, फिर आप बहरिया टाउन में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कम बजट है फिर आप बहरिया ऑर्चर्ड में जाएं। ये कितनी कटिंग का प्लॉट है? 3 मरला 5 मरला? 5 मरला कम से कम। बहरिया ऑर्चर्ड पर तो बहरिया ऑर्चर्ड में अगर जाएंगे तो फिर आप 25 से 30 लाख रुपए में भी आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। और आप अगर बहरिया EMC है, बहरिया एजुकेशनल एंड मेडिकल सिटी, सुयासल रोड पे, अगर आप वहाँ पे 15 लाख रुपए में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है और आप उस पर घर भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और यही डेवलपमेंट स्टैंडर्ड यही है, सब कुछ यही है। वो सिर्फ रोड्स भी सही है, मतलब बिजली गैस भी आ चुका हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी। डीलर्स हजरात के पास या रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी होती है कि वो जेन्युइन काम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ डिलीवर भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा इतना कैसे जनरेट कर लेते हैं? पैसा लोगों का होता है, पैसा डीलर्स का तो नहीं होता। तो मतलब वो तो इन्वेस्टर्स अटैच होते हैं और इन्वेस्टर्स ही लेके आते हैं पैसा। और हमारे जो इन्वेस्टर्स के पास बहुत अनेवा पैसा होता है कि ये लोग तुम भी खाओ और मुझे लेकर भी दो। जी बिल्कुल, इस तरह होता है कि इन्वेस्टर्स जो लेके आते हैं पैसा, जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे रेमिटेंस आते हैं, तो वो यहाँ पे जिस तरह अमनेस्टी है, अब ये है कि अवेयरनेस देने के बजाय ना उल्टा डराया जाता है। सर आप अवेयरनेस की बात पे ना आए, अभी हमने डराना नहीं है किसी को, नाम में अवेयरनेस देनी है। नहीं मेरी सुन, मुझे नहीं, पहले मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। मुझे ये बताएं कि ना सिर्फ मैं बल्कि मैंने ऐसी बहुत सी मिसालें देखी हुई हैं कि गिने चुने लोगों को आए हुए टाइम हुआ होता है, कोई 3 साल 4 साल 5 साल
ठीक है ना, और सुनने में आता है कि यार उस बंदे ने तो अपना बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया है, रियल एस्टेट का ऑफिस बनाया हुआ है, प्लाजा बनाया हुआ है, इतना पैसा उसके पास, वो पैसा कहाँ से आता है? बेसिकली कमीशन तो आपका 1% होता है या 2% होता है? नहीं, वो तो हमारी अपनी भी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसमें। इसका मतलब है कि आपके पास जाती पैसे होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, प्रॉपर्टी का कारोबार करने जी बिल्कुल होने चाहिए। अगर किसी के पास पैसे नहीं हो, मैं अगर अपने कैबिन में बैठा हूँ तो आप ये देखें कि 10 लड़के जो है बाहर टेबलों पे भी तो काम कर रहे हैं, वो कमीशन पे काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा वो 10-15 साल वो अपने दिल लगा के काम करेंगे तो वो भी अपना ऑफिस बना लेते हैं। यानी सदाकर साहब जो है ना, वो प्रॉपर्टी से आने से पहले ही आपके पास पैसा अमीर है। अच्छा बिलाल साहब, क्या प्रॉपर्टी एम्प्टी हैंड से हो सकती है? क्या वो शख्स प्रॉपर्टी में आ सकता है? आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप एज ए मिडल मैन काम करते हैं। आप बहरिया टाउन में इस वक्त 50% अकोमोडेशन ऐसी हैं जो रेंटेड हैं। अब जो भी रेंट का काम करते हैं लड़के, वो बहुत अच्छे पैसे अर्न करते हैं। हाफ रेंट जो है वो एक तरफ से लेते हैं, हाफ रेंट एक साइड से लेते हैं। तो अगर वो हर मंथ कोई 2-4 घर रेंट आउट करते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी इनकम बन जाती है। तो बल्कि मैं तो ऐसे लड़कों को कहूँगा जो बेरोजगार हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। अगर आप कोई प्लॉट सेल करते हैं 1% मिलता है। अब 1 करोड़ रुपए की आप कोई करते हैं इन्वेंट्री, तो आपको 1 लाख रुपया उस पर मिलता है। आप महीने में एक भी कर लें तो आपको 1 लाख रुपया उसमें इंसेंटिव मिलता है। तो मेरे ख्याल में जो भी बेरोजगार हैं उनको प्रॉपर्टी सेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि इसमें चाम है। मेहनत करेंगे, एम्प्टी हैंड से आएंगे तो आप अच्छे पैसे अर्न करेंगे। इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे कमाएंगे। और आज अगर हम आपके सामने बैठे तो हमारी भी तो 20 साल की मेहनत है ना पीछे। अच्छा 20 साल की मेहनत है। कभी ऐसा हुआ आपके पास कि कोई क्लाइंट आपके पास आया हो और वो चाह रहा हो कि वो अपना घर बनाए, अपना जाती घर बनाए, और आप उसे बोले कि नहीं आप ऐसा करो, घर नहीं बनाओ, ये फलानी चीज बड़ी बारे की आ रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो 3-4 महीने में तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा? बिल्कुल होता है। तो ये भी तो धोखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल धोखा होता है। ये हर अच्छे बुरे अनासर हर जगह पे मौजूद होते हैं। मशवरा अल्लाह ताला। लेकिन हम जिनके पास भी जाते हैं वो बड़े अच्छे निकलते हैं, वो बुरे अनासर पता नहीं हमें कब मिलेंगे। नहीं, ये बुरे अनासर की ही आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि आप घर बनाने आए हैं, आप घर रहने दे, घर को साल डिले कर लें, आप ये फलां ले लें, इसमें बड़ी तेजी जा रही है, और उसमें बेचारा नुकसान करके वो बैठ जाता है। ये बुरे अनासर ही हैं। इन्होंने ही बदनाम किया हुआ डीलर बरादरी को। आप और जो अच्छे काम कर रहे हैं आज उनका नाम है, और जो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, जो 40-40 साल से बैठे हुए हैं, जिस तरह के आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो 2-4 साल काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बाहर भाग जाते हैं। ऐसे केसेस आपको हजारों मिलेंगे, और आपको अच्छे नाम भी हजारों मिलेंगे। और बहरिया टाउन के जो डीलर्स हैं ना, वो उनमें से एक हैं कि जो अच्छे अनासर हैं कि यहाँ पे जो ये कमिटमेंट करते हैं उसको पूरी करते हैं बहरिया टाउन के डीलर्स। और आप अगर यहाँ पे वो एक सर्वे करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे लोग 15-15, 20-20 साल से बैठ के काम कर रहे हैं। उसमें DHA भी है, जोहर टाउन भी है, जो सोसाइटीज हैं, ठीक है। और जो जिस तरह आती हैं सोसाइटी, छोटी मोटी सोसाइटीज आती हैं, फला नाम रख लेते हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, ठीक है, और फ्रॉड उसमें जो है वो कर लेते हैं, मदीना हाउसिंग स्कीम नाम रख लेते हैं, और फ्रॉड उसमें जो है ना उन्होंने मतलब बेबहा करके तो वो फिर बाहर भाग जाते हैं। ऐसे हजारों आपको नैब में केसेस मिलेंगे। मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम भी ये सब बिकता है। हाँ, सब बिकता है। यहाँ पे धोखा भी बिकता है और जेन्युइन भी बिकता है। जेन्युइन भी बिकता है। अच्छा, आपने धोखा कितना बेचा है, क्योंकि आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 से मैंने फाइलों का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, मैंने एक सिंगल फाइल भी उसके बाद नहीं बेची। जब बहरिया का एक प्रोजेक्ट आया स्पोर्ट सिटी, जिसमें आज भी लोग फंसे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट के बाद मैंने कोई एक सिंगल फाइल भी नहीं बेची। मैं रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ, जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है उसका काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ उसमें। आज तक तो प्रॉफिट हुआ है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन ग्राउंड काम करेंगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और प्रॉपर्टी आपकी एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह है। ये जब कोई काम नहीं आता ना तब ये काम आती है। जो फाइल है ना बहरिया टाउन ने, क्योंकि पहले मुसलसल डिलीवर करती रही बहरिया टाउन, और उसमें जब कराची के प्रोजेक्ट आए और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है, सेक्टर एफ आया था, उसमें भी उसने मोर देन 70% डिलीवर किया। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट लेट की उनको जो है ना वो क्यू में लगा दिया गया, और उनकी फाइल्स कैंसिल भी हुई, उन्हें नुकसान भी हुआ। उसमें एक चीज़ आप ये भी मैं आपको दूँ, वो लोग भी तो हैं जो इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं, ठीक है, उनको भी तो आप फिर मद्देनजर रखें, फिर आके वो ब्लेम करते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, ये हो गया। अब एक बहरिया टाउन एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उस पे वो उसमें सड़कें बन रही हैं, सीवरेज है, उसमें बिजली गैस सारे काम हो रहे हैं, उसके लिए बहरिया भी तो पैसा चाहिए ना, ठीक है। अगर लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो फिर लाजमी बात है बहरिया भी उसे आगे फेंकेगा, ठीक
ठीक है, वो लोग भी आके ब्लेम करते हैं बहरिया ने हमारे साथ फ्रॉड किया। फिर अगर देखा जाए तो उन लोगों ने पहले फ्रॉड किया कि उन्होंने डाउन पेमेंट दी और बाद में इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं है, और उन्हें डाउन पेमेंट भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, उन्होंने नहीं बेची। अगर उन्होंने रखा, वो अब कहते हैं जी हम इंस्टॉलमेंट भी लेट करें और प्लॉट भी हमारा पहले ब्लॉक में हो जहाँ पे लोग रेगुलर इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं। और जिन लोगों का, और ये जो कराची में स्पोर्ट सिटी का मामला है उसमें है कि लोग उसमें जनरल लोगों के साथ, उसमें बहरिया ने किया, लोगों के साथ बहरिया ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड ही है, बिल्कुल फ्रॉड किया। नाज़रीन, हमारी कंट्री के अंदर मेरे ख्याल में एक अंदाजे के मुताबिक 60% लोग ऐसे होंगे जिनका तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ खरीद सके जी। कोई 30 से 35% कम्युनिटी है जो कि इतनी सी कम्युनिटी है जिसके इर्द गिर्द जो है ना ये प्रॉपर्टी का कारोबार घूमता है। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। पता चलता है कि आप किसी के पास जाते हैं, जी हमारा जो है ना लाहौर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से हाथों हाथ पैसे बनाए अपने और फिर वो प्रोजेक्ट चला गया कराची में या इस्लामाबाद में या खारिया में या जेलम में या ग्वादर में। इतनी सी कम्युनिटी के अंदर ये चीजें घूमती हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी क्योंकि आपने ये भी जिक्र किया कि बहरिया टाउन ने लोगों के साथ फ्रॉड किया था। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि हुकूमत से मंजूर शुदा है, उसके बावजूद उन पर जो है वो करप्शन के, जालसाजी के केसेस चल रहे होते हैं। उसका कैसा इम्पैक्ट जाता है देखने वाले पे, खरीदार पे कैसा इफेक्ट जाता है उसका? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने फ्रॉड पे आप ज्यादा जोर दे रही हैं, ये भी तो देखें कि बहरिया ने डिलीवर कितना किया। सर वो डिलीवर कर दिया। फ्रॉड पे आप ज्यादा जोर दे रही हैं, ये भी तो देखें कि बहरिया ने डिलीवर कितना किया। सर वो डिलीवर कर दिया, जारी बात है। ठीक है, बिलाल साहब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज इंसान कुछ सिरे से करे ही ना, डिलीवर तो किया। अब आप शुरू में हमारे प्रोग्राम में पहले बात हो रही थी फाइलों की। हाँ जी बिल्कुल, फाइलें, क्योंकि आपका आईफल टावर और रफी ब्लॉक के पास उधर अभी काम जारी नहीं था तो फाइलें वहां की बिक रही थी। अब बहरिया टाउन में कुछ बचा नहीं है तो अब बहरिया जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया कि जी ऐसी काम कर दे ही नहीं। बहरिया टाउन के ऊपर भी एलिगेशंस लगी हैं। जी बिल्कुल लगी हैं, बिल्कुल। उसका क्या इफेक्ट पड़ा बहरिया के क्लाइंट के ऊपर? बहरिया क्लाइंट उससे दूर हुआ, बहरिया से दूर हुआ क्लाइंट, डरा बहरिया से कि जी ये नहीं करते। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई कि वो आके प्लॉट देख के लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने भी अवेयरनेस दी उसमें। और इस तरह बहरिया ने लास्ट टाइम कराची में एक 3 मरला का प्रोजेक्ट शुरू किया कि जिसमें फाइल्स उन्होंने बेची, मगर लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया बहरिया को। उससे बहरिया को अंदाजा हो गया था कि अब हम ज्यादा झूठ फड़िया गया अब हम डेवलपमेंट करेंगे तो भी। मैं रिकमेंड लोगों को ये करूंगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई फाइल लेना चाहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है अभी, तो बराए मेहरबानी आप उस इंस्टॉलमेंट के पैसों को अपने पास महफूज करते जाएं हर मंथ। अच्छा, ताकि जिस वक्त कोई आपको प्रॉपर कोई जगह मिले आप वहां पे उसको इन्वेस्ट करें, ना कि आप किसी के हाथ में दे दें फाइल में पैसे, जो कल को आपको जरूरत पड़े तो आप वो फाइल बेच ही ना सके और आपको पैसे मिल ही ना सके। तो बेस्ट ये है कि आप कमेटी, एक सिस्टम था हमारा, उस कमेटी सिस्टम में चले जाएं या अपने अकाउंट में हर मंथ अपनी इंस्टॉलमेंट को सम करते जाएं। बात तो आपने बड़ी अच्छी की, प्लान भी आपने बड़ा अच्छा दिया, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर रेट ज्यादा हो जाता है। वो प्लॉट जो मैंने 4 साल के बाद पैसे लेकर उतने का लेना था, पता चलेगा उसकी तो कीमत ही 40 लाख हो गई है। तो वो अगर उसके दूसरी साइड पे चले जाएं, वही फाइल अगर आपकी 40 लाख वाली 10 लाख की रह जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? वेल सर, अच्छा ये बताइएगा सर, बिलाल सर ये बताइएगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बंदे को करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कारोबारी लिहाज से बहुत मुफीद होती है? प्रॉपर्टी में फायदा लेने के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको हमेशा फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। 100% नुकसान के चांसेस हैं, 10% प्रॉफिट के चांसेस हैं। सही, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 100% प्रॉफिट के चांसेस हैं। अच्छा, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके पास अगर 10 मिलियन है तो फिर आप कमर्शियल में भी जा सकती हैं। कमर्शियल में भी जा सकते हैं, सही। सर क्या कहेंगे सदाकत साहब, ये प्रॉपर्टी का कारोबार के हवाले से आप कैसा जा रहा है, कहाँ देखते हैं इस कारोबार को इन पाकिस्तान? मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसे पहले इन्होंने अपार्टमेंट की बात की, उस हवाले को भी लेके कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है और अच्छी रेजिडेंसी लोगों को जो है कि वो दिन ब दिन वो आती जा रही हैं, मतलब हाउसिंग स्कीम्स आती जा रही हैं, अच्छे नाम एक